हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने विभिन्न राजनीतिक विचारक जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, इसके साथ साथ थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक आदि के विचारधाराओं के बारे में जाना, उनके द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे जीन जैक्स रूसो के बारे में। ये थे जीन जैक्स रूसो। इनका जीवन काल 1712 से 1778 तक का है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये फ्रांस की क्रांति के जनक थे। इसके साथ साथ ये प्रजातंत्र के जो है अग्रदूत माने जाते हैं या प्रजातंत्र के संदेशवाहक विचारकों में भी माने जाते हैं। रूसो के बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक विचारकों के इतिहास में कोई भी विचारक मानव की महत्ता या मानव समानता या मनुष्य के विकास के बारे में इतना जो है प्रतिबद्ध नहीं थे जितने कि रूसो थे। रूसो ने जो है समानता और मानव मात्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। उनकी विचारधारा में समानता की विचारधारा या समानता के वो पक्षधर थे। इसके साथ साथ मानव महत्ता, मानव गरिमा या मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के वो जो पक्षधर थे। वैसे तो ये देखा जाता है कि जॉन लॉक भी जो थे वो मानव गरिमा और मानव के विकास के, मानव की स्वतंत्रता के, मानव के अधिकारों के पक्षधर थे। लेकिन रूसो के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि रूसो जो है वो मानव समानता के पक्षधर थे और मानव समानता के संदर्भ में ही उन्होंने अपनी विचारधारा रखी। रूसो के बारे में जानने से पूर्व हम उनके इस कथन पे बात करेंगे कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अर्थात रूसो का यह मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जो था वो स्वतंत्र था, वो स्वतंत्र पैदा होता है। तो प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति था वो स्वतंत्र था और स्वतंत्र होने के साथ साथ वो जो है समान था, समानता की स्थिति उसकी समाज में थी और वो सुखपूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन जब से सभ्य समाज की स्थापना हुई है तब से व्यक्ति जो है उसके ऊपर विभिन्न दबाव आ गए हैं और व्यक्ति जो है विभिन्न बंधनों में बंध गया है। तो इस प्रकार रूसो का ये मानना था कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र रूप से पैदा होता है, लेकिन वो बाद में जो है विभिन्न प्रकार के दबावों में आ जाता है, विभिन्न प्रकार के जो है बंधनों में बन जाता है और उसके अनुसार जो है उसको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, अर्थात उनका लेख था जिसका नाम था असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। दूसरा, उन्होंने सामाजिक समझौता जो है सिद्धांत पर पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने इन दोनों ही जो है इनकी कृतियाँ थी और इन दोनों में इन्होंने राजनीतिक समानता की बात करी थी। समानता से रूसो का तात्पर्य ये था कि इनका ये मानना था कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल भी असमानता नहीं हो या व्यक्ति में संपत्ति या शक्ति को लेकर जो है पूर्ण रूप से समानता हो, ऐसा नहीं है। बल्कि समानता का अर्थ यह है कि संपत्ति की या शक्ति की जो है अत्यधिक असमानता नहीं होनी चाहिए, इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति जो है हिंसा पर उतारू हो जाए और हिंसा करने के पश्चात दूसरे व्यक्तियों का वो शोषण करने लग जाए। इसके साथ साथ समानता के बारे में उन्होंने दूसरी बात ये कही कि समानता का मतलब ये भी है कि शक्तियों का प्रयोग जो है सभी व्यक्तियों के द्वारा समान रूप से किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार समानता के बारे में उस रूसो का ये बात सामने आती है या उनके ये विचार सामने आते हैं कि वो ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति संपत्ति या धन से या शक्ति से इतना अधिक संपत्तिशाली भी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्तियों का शोषण करने लग जाए, दूसरे व्यक्तियों पर हिंसा जो है वो करने लग जाए। और कोई व्यक्ति इतना भी निर्धन नहीं होना चाहिए या इतना भी शक्तिहीन नहीं होना चाहिए कि उसको अपने जीवन के पालन के लिए स्वयं को बेचना पड़े। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि समाज में अत्यधिक जो है असमानता व्याप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक असमानता जब होती है, शक्ति की हो या संपत्ति की हो, वो जो है शोषण को जन्म देती है, वो जो है संघर्ष को जन्म देती है। तो रूसो का ये मानना है कि वैसे तो समाज की प्रवृत्ति जो है वो समानता की होती है, लेकिन जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो असमानता का मूल होती है। अर्थात समाज में जो है व्यक्तिगत संपत्ति जब व्याप्त हो जाती है तो असमानता उत्पन्न होती है।
इसके साथ साथ रूसो ने यह भी कहने का प्रयास किया कि समानता ही प्राकृतिक है और असमानता सभ्यता के विकास का परिणाम है। अर्थात उन्होंने माना कि समानता जो है वो प्राकृतिक अवस्था में व्याप्त थी, अर्थात तब ना कोई छोटा बड़ा था, ना कोई भेदभाव था, सभी व्यक्ति समान थे और सभी व्यक्ति जो है सुखपूर्वक संतुष्टिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। परंतु जब सभ्यता का विकास हुआ तो सभ्यता के विकास के परिणाम स्वरूप लोगों में जो है व्यक्तिगत संपत्ति की लालसा जगी और व्यक्तिगत संपत्ति की जब लालसा जगी तो फिर असमानता उत्पन्न हुई। अर्थात जिन व्यक्तियों के पास अधिक संपत्ति आ गई वो अधिक संपत्तिशाली हो गए और वो अपनी संपत्ति के बल पर जो है अधिक शक्तिशाली हो गए और वो जो है दूसरे व्यक्तियों का शोषण करने लगे, हिंसा करने लगे। तो इस प्रकार से समाज में जो है असमानता उत्पन्न हो गई। कई व्यक्ति बहुत अमीर हो गए, कुछ बहुत गरीब रह गए और कुछ जो है मध्यम वर्गीय रह गए। तो इस प्रकार से रूसो ने माना कि समानता जो है वो प्राकृतिक है, लेकिन असमानता जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति के परिणाम स्वरूप सामने आती है और राज्य का उद्देश्य जो है इस समानता को बनाए रखना होना चाहिए। अर्थात जो सत्ता के लोलुप्त व्यक्ति है या जो सत्ता की लालसा रखने वाले व्यक्ति हैं वो अधिक से अधिक शक्ति अर्जन करना चाहते हैं, तो वो जब शक्ति अधिक अर्जन करना चाहते हैं तो समाज में जो है हिंसा व्याप्त हो जाती है, समाज में असमानता व्याप्त हो जाती है और समाज में जो है शोषण व्याप्त हो जाता है। तो राज्य का उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस समानता को बनाए रखें और शक्ति का जो है समान रूप से सभी व्यक्ति प्रयोग करें। इसके साथ साथ संपत्ति का भी प्रयोग जो है या संपत्ति भी जो है वो लगभग समान रूप से ही सबके पास होनी चाहिए। रूसो का केंद्रीय विषय इस असमानता से उत्पन्न अन्य असमानताओं को दूर कर संतुष्ट समाज का गठन करना है। अर्थात रूसो का केंद्रीय विषय जो था, अर्थात रूसो के अध्ययन का केंद्रीय विषय, उसके सिद्धांतों का केंद्रीय विषय, उसके सामाजिक समझौते का उद्देश्य यही था कि सामाजिक समझौते के माध्यम से ऐसे राज्य की स्थापना हो जो कि इस असमानता को दूर करे और संतोषप्रद समाज का गठन करे। अर्थात इस असमानता पर आधारित और भी जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे संपत्ति की असमानता या शक्ति की असमानता, इसके परिणाम स्वरूप जो शोषण की या जो हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है उसको समाप्त करना या उसको जो है नियंत्रित करना वो राज्य का कार्य होना चाहिए। तो इस प्रकार रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से इस असमानता को दूर कर समाज में ऐसी समानता या समाज में ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करना है जिससे सभी व्यक्ति जो है सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक, इसके साथ साथ संतुष्टिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके जैसे कि वो प्राकृतिक अवस्था में थे। तो सामाजिक समझौते का केंद्रीय उद्देश्य समानता और स्वतंत्रता स्थापित करना था। फिर है समानता की धारणा के आधार पर रूसो को प्रजातंत्र का संदेशवाहक और फ्रांस की क्रांति का जनक का कार्य उन्होंने किया। अर्थात ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उनको जो है समानता की धारणा उनकी थी, व्यक्तिगत जो है जीवन स्तर की उठाने की उनकी धारणा थी। तो वो व्यक्ति की महत्ता को महत्व देते थे या व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए वो समाज में समानता स्थापित करना चाहते थे। इस आधार पर रूसो को जो है प्रजातंत्र का संदेशवाहक कहा गया और उन्होंने बाद में जो है फ्रांस की क्रांति के जनक का कार्य किया या फ्रांस की क्रांति का प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने कार्य किया। रूसो के समानता संबंधी विचारों से उनके समकक्ष विचारक काफ़ी प्रभावित थे, उनके साथी विचारक काफ़ी प्रभावित हुए। उनमें से एक कांट ने ये कहने का प्रयास किया कि पहले मेरा विचार था कि विचार और ज्ञान ही मानवता के सम्मान का निर्माण करते हैं और मैं अज्ञानी सामान्य व्यक्तियों से घृणा करता था, लेकिन रूसो ने मुझे ठीक कर दिया और मेरे भ्रांत विरोध का अंत हो गया और मैंने मानव मात्र का सम्मान करना सीखा। अर्थात कांट ने कहने का प्रयास किया कि जो पहले मेरी विचारधारा जो थी वो बिल्कुल अलग थी। अर्थात मैं ये सोचता था कि विचारों और ज्ञान के आधार पर ही मानव को सम्मान किया जाना चाहिए, मानवता का सम्मान किया। ये जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। रूसो का जन्म 1712 में जिनेवा के गणतंत्र में हुआ था और जन्म के साथ ही उनकी माताजी का देहांत हो गया था। इनके पिता कुशल घड़ीसाज थे, परंतु वो रूसो को उचित शिक्षा दीक्षा देने में असफल रहे। इसके साथ साथ उन्होंने रूसो को शिष्टाचार और नैतिकता की शिक्षा भी वो देने में असफल रहे या उनको वो शिष्टाचार भी नहीं सिखा पाए। रूसो के जो पिता जो थे उनका लालन पालन भी जो है सिर्फ 10 वर्ष तक कर पाए, क्योंकि जब रूसो 10 वर्ष के हुए तो वो
उनके पिता स्वयं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी भयभीत हुए और उन्होंने जो है, जब रूसो 10 वर्ष के थे तब उन्होंने जो है जिनेवा छोड़ दिया और वो पेरिस चले गए थे। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि रूसो जो था उनका लालन पालन उनके चाचा ने किया और उनको उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी नहीं हो पाई और ना ही उनको शिष्टाचार या नैतिक शिक्षा भी उनको प्राप्त हुई। सन 1772 ईस्वी में संरक्षिका मैडम दी बार्नेट के आतिथ्य को त्याग कर वो पेरिस चले गए। अर्थात चाचा के पश्चात वो संरक्षिका मैडम दी बार्नेट के पास रहे, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पर सजा के डर से, या ये कहा जा सकता है कि उनके आतिथ्य को वो त्याग कर पेरिस चले गए और वहाँ पर वो जो है अपने संगीत का जो योग्यता थे उसको दिखाना चाहते थे और संगीत का जो है वो अभ्यास करना चाहते थे, लेकिन वो संगीत की योग्यता में इतने सफल साबित नहीं हुए, तो उनको जो है उस क्षेत्र में भी कार्य नहीं मिला। लेकिन उनके मित्रों ने उनको फ्रांसीसी दूतावास में नौकरी दिलवाई, लेकिन उनमें शिष्टाचार का अभाव था। इसके परिणाम स्वरूप वो नौकरी भी उनको त्यागनी पड़ी। फिर उन्होंने जो है संगीत की प्रतियां बेचकर अपना जीवन का पालन करना प्रारंभ किया। इसी बीच 1749 में डिजान की अकादमी में उन्होंने जो है एक निबंध लिखा जिसका विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया। इस विषय पर उन्होंने लेख लिखा और उसमें उनको जो है सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस विषय के तहत उन्होंने लिखा कि विज्ञान और कला की प्रगति के परिणाम स्वरूप जो है हमारा जीवन जो है वो अनैतिक हो गया है, हमारे जीवन में सुख शांति नहीं रही है। हम जो थे वो प्राकृतिक अवस्था में ही अच्छे थे, अर्थात यदि हमें सुखी होना है तो हमें प्राकृतिक अवस्था में ही जाना चाहिए, हमें वही भोलापन प्राप्त होना चाहिए, हमें वही अज्ञानता प्राप्त होनी चाहिए जिसमें कि हम सादा जीवन व्यतीत करते थे और समान रूप से जीवन व्यतीत करते थे। तो इस प्रकार उन्होंने कहने का प्रयास किया कि विज्ञान और कला की प्रगति के परिणाम स्वरूप सभ्य समाज के विकास के परिणाम स्वरूप जो है अनैतिकता व्याप्त हो गई है और नैतिकता का ह्रास हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों का जीवन जो है वो कष्टमय हो गया है, व्यक्तियों का जीवन जो है वो दुखी हो गया है, व्यक्ति जो है असंतुष्ट हो गया है। तो एक जगह उन्होंने इस निबंध में ये भी कहा कि हमें अज्ञान, भोलापन और निर्धनता दे दो क्योंकि वही हमें सुखी बना सकते थे। फिर 1754 में इसी डिजाइन की अकादमी में फिर निबंध प्रतियोगिता हुई और उन्होंने फिर अपना निबंध लिखा जिसका शीर्षक था असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। इस विषय पर उन्होंने निबंध लिखा और उसमें लिखने का प्रयास किया कि असमानता की जो उत्पत्ति है उसका आधार व्यक्तिगत संपत्ति है और जो पूंजीपति वर्ग है, या ये कहा जा सकता है कि जो संपत्तिशाली व्यक्ति है वो जो है शोषण करते हैं या हिंसा करते हैं, वो या उनके कारण जो है समाज में असमानता उत्पन्न हो गई है। तो इस संदर्भ में उन्होंने लिखा कि जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसके कारण असमानता उत्पन्न हुई है, क्योंकि जब व्यक्ति भूमि के कुछ हिस्से को घेर कर ये कहता है कि ये हिस्सा मेरा है, तो उसके उपरांत जो है वो अपने आप को संपत्तिशाली समझने लगता है और अन्य व्यक्ति जिसके पास संपत्ति नहीं है या भूमि का बहुत छोटा सा हिस्सा है वो संपत्तिहीन हो जाते हैं और जो संपत्तिशाली वर्ग है वो इन संपत्तिहीन व्यक्तियों का शोषण करने लगते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहने का प्रयास किया कि असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति है। उनके इस निबंध को जो है पुरस्कार नहीं मिला क्योंकि इन्होंने उन पूंजीपतियों के खिलाफ या राज्य व्यवस्था में जो व्यक्ति होते हैं, जो संप्रभुता धारण करने वाले व्यक्ति थे, संप्रभुता का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, उनके खिलाफ ही इस निबंध में लिखा था। तो इस जो निबंध को जो है प्रथम पुरस्कार नहीं मिला और इसके स्थान पर अन्य जो निबंध था जो कि रूसो के जिसकी विषय वस्तु रूसो के इस निबंध से हीन थी उसको पुरस्कार प्राप्त हो गया। फिर कहा जा सकता है कि विषमता का मूल कारण, इस निबंध में उन्होंने लिखा कि विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति है जो कि नितांत अस्वाभाविक है और अनौचित्यपूर्ण है। अर्थात उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति जो है वो अस्वाभाविक है और अनौचित्यपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति जो है उन्होंने जिनके पास संपत्ति उन्होंने अस्वाभाविक तरीके से, या ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती संपत्ति पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है और वो जो है समाज में विषमता उत्पन्न कर रहे हैं, समाज में शोषण की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।
इसके पश्चात 1762 में वो पेरिस छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको ये आशंका हो गई थी कि उनके मित्र जो है वो उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। तो इसी आशंका के कारण वो पेरिस छोड़कर वापस चले गए और 1778 में उनका देहांत हो गया। अब रूसो की कृतियों के बारे में देखिए। उनकी सबसे पहली कृति थी जो 1749 में उन्होंने रचित की थी, वो था हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स contributed to corrupt our प्योरीफाई morals। दूसरी उन्होंने जो करती थी उनकी वो थी 1749 में लिखी हुई, वो थी डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस। फिर थी डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ द इनइक्वालिटीज ऑफ मैन, 1754 में इसकी रचना करी थी। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1758 में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखी इन्होंने। ईमेल 1762 में। इनमें से अंतिम 3 जो ग्रंथ थे उसने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। सभी ग्रंथों में से सामाजिक अनुबंध जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा। ये हो गया आज का आपका टॉपिक। मैं आपको एक बार सारी स्लाइड दिखा देती हूँ। रूसो का चित्र।